गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि सिलेबस आपका डिवाइड कर दिया गया है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में। तो ये सिलेबस आ गया है और अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये सिलेबस को किस तरीके से चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है, जो आपके फर्स्ट टर्म में आएगा और सेकेंड टर्म में आएगा। तो आपका पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है वो होने वाला है नवंबर और दिसंबर के दौरान। लगभग नवंबर एंड दिसंबर में होगा और इससे पहले जो भी डेट आएगी उसके अकॉर्डिंग होगा। और अगर बात करें हम सेकंड टर्म का, तो ये अप्रैल, मार्च अप्रैल या फिर अप्रैल मई के दौरान हो जाएगा, यानी कि मार्च अप्रैल आप मान कर चले आप। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर मार्च अप्रैल में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपके फर्स्ट टर्म में जो चैप्टर आएंगे वो कौन कौन से होंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो आपके फर्स्ट टर्म में चैप्टर आ रहे हैं, once give me 1 second only। ओके, यहाँ पर जो आपके फर्स्ट से चैप्टर्स आ रहे हैं जो फर्स्ट टर्म में, इसमें आपका टोटल जो मार्क्स आएंगे केमिस्ट्री से, तो इसमें आपका चैप्टर होगा पहला वाला, तो फर्स्ट चैप्टर आपके पास फर्स्ट चैप्टर होगा जिसमें हम पढ़ते थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सेकंड चैप्टर जो हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। और थर्ड चैप्टर हम पढ़ते हैं मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में। ये टोटल 16 मार्क्स का इससे आपका सिलेबस आने वाला है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में जब आप जाएंगे तो वहां पर आएगा वर्ल्ड ऑफ लिविंग्स, जिसमें 6 चैप्टर आ रहा है और 6 चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं अराउंड 10 मार्क्स के। ठीक, उसके बाद अगर बात करें नेचुरल फिनोमेना के बारे में, तो यहाँ पर 10th और 11th चैप्टर आएगा जिसमें आप पढ़ेंगे 14 मार्क्स का मटेरियल यहाँ से आएगा आपके फर्स्ट पेपर के अंदर, जो आपके फर्स्ट टर्म्स में होगा साइंस में। अंडरस्टैंड? अब हम बात करते हैं सेकंड टर्म्स के अंदर आपके कौन कौन से चैप्टर आएंगे और कितने मार्क्स का आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 5 चैप्टर सिर्फ केमिस्ट्री के हैं, तो 4 और 5th चैप्टर आ जाएगा 10 मार्क्स का केमिस्ट्री से। और लिविंग वर्ड से 8 और 9 चैप्टर आएगा जिससे आएगा 13 मार्क्स का। ठीक, इफेक्ट ऑफ करंट ये 12 और 13 चैप्टर होता है इस यूनिट में, जिसमें आएगा 12 मार्क्स का। और फिर लास्ट चैप्टर बचता है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके अंदर हम इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं मोस्टली। तो इसमें आएगा 15 चैप्टर जो आप बायो के अंदर पढ़ेंगे मोस्टली, तो ये आएगा आपका 5 मार्क्स का। ठीक, अगर हम फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर्स के बारे में बात करें तो ये टोटल 80 मार्क्स के पेपर आएंगे, यानी कि फर्स्ट पेपर होगा 40 मार्क्स का एंड द सेकंड पेपर होगा वो भी 40 मार्क्स का होगा। अंडरस्टैंड? यहाँ पर फिर आपके दो इंटरनल असेसमेंट होंगे जो फर्स्ट पेपर से और सेकंड पेपर से लिया जाएगा, और दोनों 10-10 मार्क्स के होंगे। और ओवरऑल जो टोटल मार्क्स का पेपर आएगा जो लास्ट में हम टोटल करेंगे 40 मार्क्स प्लस 40, 40 प्लस 40, और 10 इंटरनल फर्स्ट टर्म के लिए और 10 इंटरनल सेकंड टर्म के लिए, तो हमारा पूरा 50-50 मार्क्स के पेपर हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? और ग्रैंड टोटल हो जाएगा हमारा 100 मार्क्स, जो जनरली हम सीबीएसई बोर्ड में देखते हैं। कुछ टॉपिक्स को हम समझने की कोशिश करते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को पूछा जा रहा है और कौन से टॉपिक्स को नहीं पूछा जा रहा है इस बार। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट चैप्टर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसकी थीम तो मटेरियल ही होती है, जैसा हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। यूनिट फर्स्ट आती है जिसमें हम पढ़ते हैं केमिकल सब्सटेंसेस और नेचर एंड बिहेवियर के बारे में। ठीक, तो उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें आपको एक पढ़नी है केमिकल रिएक्शन, फिर हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन, और देन हम उसे बैलेंस करना सीखते हैं किसमें, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर। ठीक, इसकी इम्प्लीकेशंस होती हैं, जो रूल्स वगैरह हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से आप एक केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस, तो उसमें पहली होगी कॉम्बिनेशन, फिर डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन जिसमें क्या होता है, दो मटेरियल आपस में जुड़ते हैं और हमें हमेशा सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, ऐसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसमें सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक होगा और ये हमको मोर देन 2 प्रोडक्ट देता है, तो वो कहलाता है सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होने के बाद मोर देन 2 प्रोडक्ट देता है। ठीक, तो वो कहलाता है डीकम्पोजिशन। ठीक, डिस्प्लेसमेंट जिसमें क्या होगा कि एक मेटल, स्पेशली मेटल यूज करते हैं जो दूसरी मेटल को उसके प्लेस से रिप्लेस करती है, और ये हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज।
डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड रिएक्शंस की बात करें तो ये भी सिमिलर ही होती हैं। ठीक, यहाँ पर दो सॉल्ट लिए जाते हैं, यहाँ पर एक मेटल्स होती है यानी कि एक एलिमेंट होता है और दूसरा सॉल्ट होता है। फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की बात करें तो प्रेसिपिटेशन हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिससे हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में एक एक्टिविटी दे रखी है। इसमें क्या होता है कि आपको लेड नाइट्रेट लेना होता है, लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन, और दूसरा लेना होता है हमको पोटेशियम आयोडाइड। जब हम दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो येलो कलर का पीपीटी मिलता है, दैट इज लेड आयोडाइड। वो क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। अंडरस्टैंड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे आप एसिड बेस रिएक्शंस पढ़ते हैं तो नॉर्मली वहां पर क्या होता है, एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये लास्ट पार्ट है, और इसमें आप क्या देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, तो ऑक्सीडेशन में होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन में होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है और इसकी काफ़ी वीडियोस भी पढ़ी हैं हमारे चैनल पे, आप वहां पर जाकर इसे देख सकते हैं। सेकेंड चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में, दैट इज अबाउट द एसिड बेस। तो इट इज अबाउट एसिड बेस। इसमें क्या देखेंगे आप, पहले तो आपको ये समझना है कि एसिड बेस और सॉल्ट होते क्या हैं। तो सिंगल हैंडेड इनकी डेफिनेशंस आपको याद करनी होगी, और किस तरीके से H+ और OH आयन होते हैं, किस तरीके से निकलते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और स्मॉल लेवल पर जो थ्योरीज होती हैं उनके बारे में पढ़ना। ठीक, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज और एग्जाम्पल्स जो इनके लिए यूज किए जाएंगे उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल के बारे में बात करते हैं। तो आप जानते होंगे पीएच स्केल के बारे में, हमने पहले स्टडी किया इसके बारे में कि ये क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 0 देन 14। तो 0 से स्टार्ट होता है 7 और 14। ठीक, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, जो 7 से कम होगा वो कहलाएगा एसिड, और जो 7 से ज्यादा होगा वो कहलाता है बेस। ठीक है, इस चीज के बारे में हमने स्टडी किया है। ठीक, इसमें आपको इसकी कोई भी इक्वेशन वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ आपको डेफिनेशन पढ़नी है और इसके नेचर के बारे में पता करना है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई है मैंने, और कंप्लीट वीडियो आपको हमारे जो सिम्स ऑफिशियल का ग्रुप है वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, 9 टू 10th वाले में, 9 टू 12th वाले में। ठीक है, फिर बात करेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ सोल्ट की, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं। तो आप लोग जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं हम जब हम ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं। ब्राइन सोल्यूशन मतलब समुद्र का पानी लेते हैं जिसमें NaCl होता है, और उसके बाद एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। फिर ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCCl2। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, इस फॉर्मूले को हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, तो इसके बनाने की प्रोसेस, फिर बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दीज आर वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स, और हम इसके सारे लेक्चरों को कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन्हें ध्यान से एक बार देख लें, आप समझ जाएंगे। अगला चैप्टर है हमारा जिसमें हमने पढ़ा है मेटल नॉन मेटल के, तो ये तो अभी फिनिश हुआ, तो आप इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे। तो मेटल और नॉन मेटल और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक, फिर रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज हमें क्या करना है, लेड से शुरू करना है और गोल्ड पर खत्म करना है। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी। इसकी ट्रिक थी कालू नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर हमने इस पूरी सीरीज को याद कर लिया, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। तो एक बार इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लें जिससे आपको आगे परेशानी ना। फिर हमने बात की थी फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, यानी कि मेटल और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज होंगी आयनिक कंपाउंड्स की, उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक, ये सिलेबस आपका केमिस्ट्री का डन हो चुका है, जो आपका फर्स्ट टर्म में पूछा जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड ऑफ लिविंग के अंदर, तो यहाँ पर आपका चैप्टर आएगा 6, और जिसमें हम पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। ठीक, तो हम जानते हैं जो लिविंग बींग होते हैं उनमें किस तरह की प्रोसेस होती हैं। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इनमें न्यूट्रिशन होता है, रेस्पायरेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सर्शंस होता है प्लांट्स के अंदर स्पेशली, और एनिमल्स के अंदर जो हम करते हैं रोजाना खाने के बाद, खाने के जस्ट बाद नहीं, मतलब टाइम लगेगा, डाइजेस्ट तो कर लो उसे। ठीक, तो ये सारी प्रोसेस के बारे में। न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ खाएं, ठीक, अपने आप को न्यूट्रेंट दें, ठीक, जिससे आपको पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, और आप उसे दूसरे वर्क में यूज़ करेंगे। फिर बात करते हैं रेस्पायरेशन की। रेस्पायरेशन मतलब आप सांस लेते हैं, ठीक, ऑक्सीजन जाती है, और आपको वो प्रोसेस क्या है, रेस्पायरेशन कहलाती है। ठीक, फिर बात करते हैं ट्रांसपोर्ट का। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल का पहुंचना। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये चीज़ समझ सकते हैं
प्लांट्स के अंदर बहुत इजीली, कि हम प्लांट्स को क्या देते हैं, खाद पानी वगैरह देते हैं, तो वो खाद पानी जो होता है उसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे लीव्स के अंदर फूड बनेगा तो वो जड़ों तक कैसा आएगा, ट्रांसपोर्ट होकर आएगा। एक्सर्शन माने जो बेकार चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल यूरिन है हमारी बॉडी में, या फिर जो हम खाने के बाद जो वेस्ट बचता है, वो सारी चीजें जो होती हैं तो वो कहलाता है एक्सर्शन। अब बात करते हैं हाउ थिंग्स वर्क्स, तो किस तरीके से वर्क करेंगे, इन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये थीम रहेगी आपकी, और इसमें आप पढ़ेंगे अबाउट द नेचुरल फेनोमेना। तो नेचुरल फिनोमिना के अंदर जो पहला चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 10, इसमें आता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक, रिफ्लेक्शन के बारे में आप जानते होंगे, जब कोई चीज किसी सरफेस पर आकर टच करे, मतलब टकराए, इंसिडेंट करे, और उसी डायरेक्शन में या उसी मीडियम में वापस चली जाए, तो ये कहलाता है रिफ्रैक्शन। इसके लॉज वगैरह के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक, कि कौन सा एंगल किसके बराबर होता है। अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें, तो रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है कि कोई रे जो होती है लाइट की, वो वन मीडियम टू अदर मीडियम चली जाएगी, और जब वो किसी दूसरे मीडियम में जाएगी, अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो उसका एंगल जो होगा एक दूसरे से अलग हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में हम इस चीज़ में पढ़ते हैं। ओके, अगर रिफ्लेक्शन की बात करूं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करूं, तो ये कर्व्ड सरफेस के ऊपर, बाय द कर्व्ड सरफेस, किसी कर्व्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन जो होता है। इमेजेस फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर, हम अब मिरर जो होते हैं सब स्फेरिकल ही होते हैं, और यहाँ पर हम काट के एक हिस्सा निकाल लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, स्फेरिकल मिरर कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ते हैं, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ेंगे कि उसकी किसी भी एक जो मिरर है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, तो उसका मिड पॉइंट जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगी, यानी कि मिरर की जो प्रिंसिपल एक्सिस से जो उसका फोकस पॉइंट है उस तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। फिर इसके मिरर फार्मूलाज के बारे में बात करते हैं, तो मिरर फार्मूलाज के बारे में 1/f इजिकल टू 1/b प्लस 1/u करके फॉर्मूला होता है, जनरली इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। फिर मैग्निफिकेशंस के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, और रॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन इंडेक्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। रिफ्लेक्शन इंडेक्स साइन थीटा इक्वल टू या साइन एन इक्वल टू, और यहाँ पर आता है एक्चुअली एन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो इट इज अ फॉर्मूला फॉर रिफ्लेक्शन इंडेक्स। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, स्टडी कर लेंगे। अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज, तो लेंसेज के केस में आप पढ़ेंगे इमेज किस तरह से फॉर्म होती हैं बाय लेंसेज, और लेंसेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर प्लस की जगह सिर्फ माइनस हो जाता है इन केस ऑफ लेंस के केस में। ठीक, मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे और पावर ऑफ लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप फॉर्मूला लगाकर आसानी से निकाल सकते हैं। ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड के बारे में आपका ये चैप्टर है, इसमें आप आई के बारे में पढ़ते हैं कि आई किस तरीके से काम करती है, इसमें मतलब आयरिश क्या होता है, या उसकी पूरी स्ट्रक्चर्स के बारे में आप चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, डिस्पर्जन लाइट के बारे में पढ़ना है इसमें। ठीक, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस तरीके से होती है, जब प्रिज्म से कोई लाइट गुजरती है तो क्या होती है, मल्टीपल कलर्स में, माने 7 कलर्स में क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। ठीक, और इसी के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक, या फिर एप्लीकेशन ऑफ इन डेली लाइफ, और इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ में, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पर हम बात करेंगे। ये आपके फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मतलब जो अभी तक हमने बात की थी दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टर्म। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड टर्म, बिकॉज सेकेंड टर्म जो है आपका वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना के फर्स्ट टर्म है। बिकॉज जैसे नॉर्मली हमने देखा था पहले जो एग्जाम होते थे वो सिर्फ वन टाइम होते थे किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी सीबीएसई के लिए 10th और 12th में वन टाइम एग्जाम होते थे। लेकिन इस बार आपके सिलेबस को क्या किया है, तोड़कर दो हिस्सों में बांट दिया, जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। जब आप एग्जाम देने जाते थे तो पूरे सिलेबस को एक बार पढ़कर जाते थे, लेकिन राइट नाउ द कंडीशन इज दैट कि आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही सिलेबस पढ़ना है जितना एक टर्म में आएगा। ठीक, तो ये इंस्टॉलमेंट वाला केस है, इसका अच्छे से इस्तेमाल करें। चैप्टर नंबर 4 जो केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, इसमें हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में और इसकी वर्सेटाइल नेचर के बारे में। वर्सेटाइल नेचर मतलब ये टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, और इसके अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक लंबी सी लाइन बना लेता है ये कार्बन कार्बन को जोड़कर। ठीक है, तो इसमें से बहुत ज्यादा सिलेबस को क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, कट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो सिंपली आपको बहुत कम टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। इवन आई कैन से कि ये सिर्फ वही टॉपिक्स हैं जो स्टार्टिंग के 1-2 पेजेस पर आते हैं। और होमोलोगस सीरीज, ठीक,
ये बिल्कुल सिंपल है, यानी कि किसी एक ही तरह के कंपाउंड में अगर उसमें सिंपल एक ही फंक्शनल ग्रुप है और वो 1 कार्बन से लेकर चलता है तो वो कहलाती है होमोलोगस सीरीज, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज जनरली वो कैसी रहती हैं, सिमिलर रहती हैं अप टू डाउन, यानी कि जितना भी कार्बन बढ़ा लें आप उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेंगी, बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज। लाइक अगर कोई चीज स्टार्टिंग में गैस स्टेट में पाई जाती है, गैसेस, तो धीरे धीरे वो क्या होगी, सॉलिड स्टेट की ओर बढ़ने लगेगी जैसे ही उसमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाएंगे। गॉट इट? ओके, नाउ वी हैव द चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो जैसा हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो इससे पहले कौन कौन सी पीरियोडिक टेबल्स आई और उन्होंने क्या क्या किया, इस सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले। तो इसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट होगा, तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन, यानी कि क्या जरूरत थी क्लासिफिकेशन करने की, ठीक, तो ये आप अपने आप से पूछ लेना। एयरली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन, और शुरू में कौन कौन से अटेम्प्ट्स किए गए, जैसे डोवेराय ने ट्राइड, ठीक है, डोवेराय ने क्या दिया था, ट्राइड किया था, उसने क्या किया था, 3 कॉलम्स में 9 एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया था और उसके लिए अपना लॉ दिया था कि जो बीच वाला एलिमेंट होगा, 2 एलिमेंट्स के बीच वाला जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास जो होगा वो बराबर होगा अपने, मतलब एवरेज होगा उन आगे और पीछे वालों के, ठीक। फिर न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ आया, इन्होंने 8 ग्रुप्स में बांटा, और फिर मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल दी और इन्होंने बताया था कि एक एटम की या एक एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं उसके एटॉमिक मास पर। देन नाउ वी हैव द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और ये क्या करती है, इसने बताया कि भाई जो प्रॉपर्टीज होंगी केमिकल वो डिपेंड करेंगी ना कि एटॉमिक मास पर, बट डिपेंड करेंगी एटॉमिक नंबर पर, ये इसके बारे में बताता है। फिर हम बात करेंगे इसके अंदर बैलेंसी के बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में, मेटालिक करेक्टर के बारे में, नॉन मेटालिक करेक्टर के बारे में, इन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये दिस चैप्टर इज अ वेरी सिंपल चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी, तो अगर आप एक बार भी इसे ठीक से पढ़ते हैं ना तो मुझे नहीं लगता इसे दोबारा पढ़ने की जरूरत हो सकती है। फिर बात करते हैं हम जो अगर बायोलॉजी की, तो यहाँ पर होता है द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, यानी कि जिंदा चीजों के वर्ल्ड के बारे में, और इसकी सेकेंड यूनिट आ जाती है जिसमें हम डिस्कस करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन के बारे में बात होगी इसमें, तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो सेक्सुअल और असेक्सुअल होगा, ठीक है, असेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन कैसा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। फिर बात करेंगे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, नीड एंड द मंथ ऑफ द फैमिली प्लानिंग, यानी कि फैमिली प्लानिंग के बारे में, और हेल्थ की नीड क्या है, यानी कि हमें अपने आप को स्वस्थ रखने की जरूरत है वगैरह, उनसे रिलेटेड बात करेंगे। फिर बात करेंगे सेफ सेक्स के बारे में और HIV और एड्स के बारे में, यानी कि वो बीमारियां जो सेक्स करने से फैलती हैं, ठीक। फिर चाइल्ड बियरिंग्स एंड वुमेन्स हेल्थ के बारे में बात होगी, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि हमें साइंस के एक फील्ड में इसकी बहुत ज़्यादा नीड भी है इन चीज़ों के बारे में जानने की। द सेकेंड चैप्टर जो आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे वो है हेरिडिटी एंड द एवोल्यूशन। इसमें हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन लॉ के बारे में पढ़ेंगे, मेंडल ने लॉ दिया था अबाउट द मटर, ठीक है, और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेंड की बात करेंगे जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, ठीक। और इसको ब्रीफली इंट्रोडक्शंस के बारे में बात होनी है, यानी कि इस चैप्टर से काफ़ी कुछ निकाल दिया गया है, इवन काफ़ी लॉस तो निकाल दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना इसमें बात हुई। नाउ वी हैव इन फिजिक्स टॉपिक दैट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें जो होता है हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। फर्स्ट लॉ ओम का आता है, और ओम क्या कहता है कि ये कहता है कि B इक्वल टू होता है IR के, या हम ये कह सकते हैं कि B प्रोपोर्शनल टू होता है I के, और यहीं पे हम यूज करते हैं R एज अ ओम कांस्टेंट, ठीक। तो हम यहाँ पर ये ओम लॉ की बात करेंगे, फिर रेजिस्टेंस की बात करेंगे क्योंकि R इटसेल्फ इज ए रेजिस्टेंट कांस्टेंट, ठीक है। फिर रेसिस्टिविटी की बात होगी जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर फैक्टर ऑफ विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर कंडक्टेंस किसी चीज की डिपेंड करती है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मोस्ट कंडक्टिंग मेटल की बात करते हैं हम, तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि मोस्ट कंडक्टिंग मेटल जो होती है सिल्वर होती है, ये बड़ी आसानी से करंट को कंडक्ट कर सकती है, ठीक। फिर बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर,
ठीक, कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे रजिस्टर्स को। उसके बाद बात होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है रजिस्टर्स का, और इसकी एप्लीकेशंस डेली लाइफ में कैसी होती हैं। फिर बात करते हैं हम हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि अगर क्या हो, कोई वायर है हमारे पास, कोई चालक बोल सकते हैं, या वायर है और उसके अंदर क्या होता है वो हीट करने लगे, तो इलेक्ट्रिसिटी पर इसका क्या इफेक्ट होते हैं इन डेली लाइफ। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की जो स्पीड होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, उसमें क्या आने लगेगी, कमी आने लगेगी। फिर इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे, इससे रिलेटेड सम ऑफ द फॉर्मूलाज हैं जो आप समझेंगे कि हॉर्स पावर क्या होता है, ठीक है, एम्पियर क्या होता है, या फिर किलोवाट क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में आप देखेंगे। इंटर रिलेशन बिटवीन देखेंगे पावर, वोल्टेज, और यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी एंड रेजिस्टेंस। तो इन सब चीज़ के बीच में क्या क्या रिलेशन है, उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। Now we have the other chapter that we talk about the physics that a magnetic effect of current, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरीके से करंट के केस में काम करता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट में आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, फिर फील्ड लाइंस होंगी, और फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर जो करंट को कैरी करते हैं उनकी वजह से उनके और पास कैसा फील्ड जनरेट हो जाता है। फिर फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलिनॉइड्स, यानी कि आपने देखा होगा कि जो पंखे वगैरह होते हैं उसके अंदर या मोटर्स के वगैरह के अंदर ऐसी कोयल बनी हुई होती है, यानी कि जो वायर होगी वो एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई होती है, तो उसके अंदर किस तरीके से जो फील्ड जनरेट होता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। फिर बात होगी फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि फोर्स, कौन सा फोर्स काम करेगा जो जिसमें करंट का कंडक्शन होता है। यहाँ पे फिल्म्स लेफ्ट हैंड का रूल आ जाएगा, ठीक। फिर इलेक्ट्रिकल मोटर्स किस तरीके से काम करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शंस, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस और इंड्यूस करंट के बारे में बात होगी, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दीज रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉर्मली इन्हें तो एक दो मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब आपके पास जो लास्ट चैप्टर बचता है बायोलॉजी में, आप पढ़ेंगे अबाउट द इन्वायरमेंट, ठीक। तो चैप्टर का नाम इन्वायरमेंट है, आर इन्वायरमेंट, और इसमें आप पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपके चारों ओर हैं और आप उन चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं, वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट करके एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, जिससे हम एक दूसरे को जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस चीज़ का फ़ायदा पहुंचा सकें, ठीक। फिर बात करेंगे हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में, यानी कि इन्वायरमेंटल में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओजोन डिप्लेशन, यानी कि जो हमारे पृथ्वी से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर 2 किलोमीटर मोटी एक परत पाई जाती है ओजोन की, और वो क्या करती है, जो सन से रेडियो एक्टिव अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद सिर्फ वही रेज हमारी अर्थ तक पहुंचती हैं जो हमारी स्किन को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। अगर ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर आ जाएं तो हमारी पृथ्वी जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी स्किन जलने लगेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि स्किन कैंसर हो सकता है, और जो प्लांट्स होते हैं वो ठीक से अपना फूड नहीं बना पाएंगे, और धीरे धीरे उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो खराब हो जाएगा और बेकार हो जाएगा। फिर वेस्ट प्रोडक्शन, वेस्ट प्रोडक्शन का मतलब होता है जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें खाते हैं पीते हैं और उन चीजों को फेंक देते हैं, जैसे पॉलिथीन्स हैं और दूसरी वाटर को गंदा कर देते हैं, तो ये चीजें जो होती हैं इसी क्या कहलाते हैं, वेस्ट प्रोडक्शंस कहलाते हैं। अगर हम ठीक से इन चीज़ों को ना निपटाएं तो ये क्या होगा, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी और हमें फिर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें बात करेंगे फिर हम सोल्यूशंस के बारे में, ठीक है, कि इनके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं जो हमें इस चीज़ से बचा सकते हैं कि हम वेस्ट मटेरियल के मैनेजमेंट पर ध्यान दें। बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल वो चीज़ें होती हैं जो चीज़ें अगर आप यूज़ करने के बाद फेंकते हैं तो कुछ वक्त के बाद वो क्या हो जाए, खुद ब खुद ही डिकम्पोज हो जाएं या ख़त्म हो जाएं, बायोलॉजिकली डिकम्पोज हो जाएं, तो उन्हें बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और ऐसे ही बात होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लास्टिक कितने सालों तक ज़मीन पर पड़े रहने के बावजूद भी ख़राब नहीं होगा या गलेगा नहीं या ख़त्म नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं ऑफकोर्स कि ये इट में टेक 200 और 300 ईयर्स। तो इतना बड़ा टाइम है और हम इस तरीके के प्लास्टिक को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं। इवन हमारे खाने से लेकर हर चीज़ में हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, जो प्लास्टिक पैकिंग में आता है, जिससे क्या होना है, ये
बायो अनडिग्रेडेबल है, जिसकी वजह से ये बहुत लंबे टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहेगा और आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। जैसे कि अभी ये हमको नुकसान दे भी रहा है, लेकिन हम लोग स्टिल वी आर नॉट रियली केयरिंग अबाउट देम ऑल। ओके, यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 16 की बात हो रही है। इसमें आपको इंटरनल असाइनमेंट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। तो आपका चैप्टर नंबर 16, और इस असाइनमेंट में आपको इंटरनली मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फोकस्ड। मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पहाड़ों से पानी मिल रहा है, तो दैट इज ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ द वाटर। इसी तरीके से हवा से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो दैट इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्स, और ऐसे ही हम सनलाइट से क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज। तो दीज ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज इन एनी वे हेल्प अस टू मेक समथिंग, कि उससे हम फायदा उठाएं और उनकी मैनेजमेंट करके रखें, जिससे हमें फ्यूचर में नुकसान ना हो। फिर बात करते हैं कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे हम, कि इनके यूज क्या हैं और किस तरीके से हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोल कंजर्वेशन, क्यों ये इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हम फ्यूचर के लिए इन चीज़ों को संभाल के रखेंगे, और इनके एग्जाम्पल्स के पीपल पार्टिसिपेशन, कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, बिग डैम्स, एडवांटेजेस और इसकी लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट नाइट में एक न्यूज़ देख रहा था, और उस न्यूज़ में मैंने क्या देखा कि चाइना के अंदर एक डाम बनाया गया है, जिसकी वजह से 0.0 सेकंड का पृथ्वी की रोटेशन यानी कि अर्थ के रोटेशन में क्या हो गया है, लोचा हो गया है, यानी कि अर्थ जो है इतनी स्लो घूमना स्टार्ट हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा डाम कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अब बात करते हैं इसके अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, यानी कि इनकी जगह पर हम कोई कोई कौन सी चीज़ ऐसी यूज़ करें जिससे हम उस चीज़ से बच पाए। इफ़ एनी कोई हो, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, और सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम इस चीज़ में स्टडी करने वाले हैं। अंडरस्टैंड? तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में आप पढ़ें ठीक से और ध्यान रखें कौन सा टॉपिक कहाँ तक इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट। जो प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आएंगे मोस्टली, उनके बारे में याद रखना कि ये कुछ लिस्ट दे रखी है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल सिंपल है, अबाउट द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH, एथेनोइक एसिड, लेमन जूस, वाटर और डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड वगैरह के बारे में। फिर आपको इफेक्ट बताने हैं अबाउट HCl और NaOH पर, किसके, लिटमस पेपर के, जिंक मेटल के और सोडियम कार्बोनेट के बारे में। ठीक, कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको परफॉर्म करके दिखानी है लैब में, जिसको हम पहले आपको परफॉर्म करवा भी देंगे, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक्शन ऑफ वाटर ऑन एक्वा लाइम, फिर क्विक लाइम के ऊपर, और एक्शन ऑफ हीट और फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स और आयरन नेल्स केप्ट इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो क्या होता है जो हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। और फिर रिएक्शंस बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हम इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ भी चुके हैं। फिर बात करनी है हमको कि क्या होगा अगर हम जिंक, फेरस, कॉपर और एल्युमिनियम को यूज़ करें, किन के साथ, जिंक सल्फेट के साथ, आयरन सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ और एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, तो रिएक्शन के रिजल्टेंट क्या होंगे। ठीक, फिर इनको अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के फॉर्म में। फिर एक्सपेरिमेंट सोज कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। तो ये एक बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है और बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल है, इवन बुक में दिया है तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक, फिर बात करें अगर फोकल लेंथ के केस में, तो आप यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर स्टडी करेंगे, जो खुद वेरी सिंपल है, तो ये आपको करवा दिया जाएगा लैब में। देन हियर द लास्ट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 10, ट्रेसिंग द पथ ऑफ द रे लाइट, यानी कि आपको रे लाइट का पथ देखना है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब के अंदर, इसका एंगल की स्टडी करनी है, मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंस एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट, और उसके बेसिस पर आपको इनके रिजल्ट निकालने हैं। फिर होगा ट्रेसिंग ऑफ द पथ ऑफ द रेज ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। यहाँ पर ग्लास प्रिज्म के अंदर ये किस तरीके से उसके पथ जो होते हैं उन्हें ट्रेस किया जाएगा, वो चीज़ आप पढ़ेंगे। सेकेंड टर्म का सिलेबस लगभग लगभग सिमिलर है, लेकिन इससे 9 से बहुत कम मटेरियल लिया गया है। मतलब इसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी से बहुत कम मटेरियल लिया गया है, स्पेशली यहाँ पर आप फिजिक्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं।
जिसमें आप रजिस्टर ऑफ करंट पढ़ेंगे, पासिंग ऑफ थ्रू इट, डिटरमाइनिंग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, और ऑल्सो प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। और ये चैप्टर यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 12 में सब कुछ दिया गया है। फिर बाइनरी फिजन इन अमीबा होगा, और बर्डिंग इन ईस्ट हाइड्रा, दैट विल ऑल यू हैव टू सी इन द स्लाइड्स। ये कुछ बुक्स दी हैं जिन्हें आप ध्यान से देख लें, बिकॉज दीज आर इम्पोर्टेंट, कि इन्हीं बुक से क्या होता है आपका सिलेबस आने वाला है। बाकी चीज़ों पर फोकस करें, अगर इससे रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी तो मैं आपको बता दूंगा। इसमें जो आपके प्रैक्टिकल होगा, इंटरनल प्रैक्टिकल, उसमें डेमोन्स्ट्रेशन के आपको 46% मार्क्स मिलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और कॉन्सेप्ट के 22, और एनालाइज, एवल्यूट और क्रिएट के अंदर 32% मार्क्स मिलेंगे। तो आई से ऑल द बेस्ट। ये सारे मार्क्स दिए गए हैं, एक बार ठीक से देख लें। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को वॉच करें, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, ठीक से पढ़ाई करें और अपना ध्यान रखें।